अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक ख़िताब किया है कौम से और बताया ये गया था कि जी कौम को एतमाद में लेने जा रहे हैं और कुछ बहुत अहम किस्म के इक़दामात का ऐलान करने वाले हैं। तो वो इक़दामात क्या थे उसके ऊपर बात करेंगे। पंजाब हुकूमत ने भी आज अपनी स्ट्रैटेजी अनाउंस की है कि जो हालिया क्राइसिस है उसके बाद कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। तो ज़रा इनकी स्ट्रैटेजी का जायज़ा लेंगे। इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे इस हवाले से भी कि ईरान इसराइल मुलाकात, ईरान इसराइल और अमेरिका वॉर में आगे क्या सिचुएशन होने जा रही है। और फिर आज इमरान खान साहब से मुलाकात का भी दिन है और उनके केसेस भी अगले एक आध दिन में हेयरिंग के लिए फ़िक्स हो रहे हैं। तो वहाँ पे क्या कोई इम्कान है कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा? ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज गुफ्तगू होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, सबसे पहले आज बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब के ख़िताब की, जो कि उन्होंने कौम से किया। शहबाज शरीफ साहब का ख़िताब जो है उसमें उन्होंने कुछ इक़दामात अनाउंस किए और उन इक़दामात में उन्होंने बेसिकली जो 2-3 दिन से एक तनकीद मुसलसल हो रही थी कि जनाब आप सारी जो कुर्बानियाँ हैं वो सिर्फ गरीब आवाम से लेते हैं और अशराफिया और हुकूमत जो है वो कहीं पर कोई कुर्बानी देती नज़र नहीं आती। तो उन्होंने कुछ उसको जहन में रखते हुए टैकल करने की कोशिश की कि कुछ हम ऐसी चीज़ें अनाउंस करें जिससे लोगों को ये पता लगे कि हम बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। तो उन्होंने उसमें जो 2-3 पॉइंट्स जो हैं रेज़ किए हैं कि जिनके ऊपर अमल दरामद होगा। एक तो पहले उन्होंने कहा कि जी हम 2 माह की तनख्वाह नहीं लेंगे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और ये वो। अच्छा जी, पहली बात तो वैसे मुझे ये समझ नहीं आई कि 2 माह की जो ये तनख्वाह नहीं लेंगे उसका पेट्रोल प्राइसेस पे क्या इफ़ेक्ट होगा। मतलब है कि पेट्रोल प्राइसेस क्या उससे कम हो जाएंगे या उससे कोई बहुत एनर्जी सेविंग हो जाएगी। मतलब वो तनख्वाह नहीं लेंगे अगर 2 माह की, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये हो कि आप ये अनाउंस करें कि जनाब ये जो प्रोटोकॉल की 50-50 गाड़ियाँ साथ चलती हैं फालतू की, ये हम ख़त्म करेंगे। कोई एक्स्ट्रा जो है किसी किस्म की गाड़ियाँ, मुराआत और इधर-उधर ये वो चीज़ें हम ये नहीं करेंगे। एक जो उन्होंने चीज़ अनाउंस की, उन्होंने कहा जी गैर मुल्की दौरे नहीं होंगे। ये कम से कम एक एप्रिशिएटेबल बात है कि कम से कम उन्होंने गैर मुल्की दौरे जो हैं, वैसे अब जितने दौरे वो बाहर करते हैं ना, आपस की बात है, ये मुल्क गैर मुल्क लगता है उनके लिए। बाकी जो दुनिया है वो उनका अपना घर लगती है क्योंकि पाकिस्तान में तो वो कम ही पाए जाते हैं, ज़्यादातर तो गैर मुल्की दौरों पर होते हैं। और मेरा ख़्याल है वो बड़ा उनके लिए सानिया होगा कि इस दफ़ा तो ईद भी उनको पाकिस्तान में गुजारनी पड़ेगी। ऐसे हालात हो गए हैं कि बेचारे पिछले 10-15 दिन से पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि बेचारे पता नहीं सांस कैसे ले पा रहे हैं, क्योंकि उनको तो 3-4 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान में रहने की आदत ही नहीं है। तो बड़ी उनके लिए तो मुश्किल सूरत हाल है। तो ये बड़ी कुर्बानी है, जो सबसे ज़्यादा बड़ी कुर्बानी है पीएम साहब ने दी है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जी हम 4 दिन गवर्नमेंट के जो दफातर हैं वहाँ पर काम करेंगे और 3 दिन जो है वो छुट्टियाँ होंगी ताकि एनर्जी सेविंग हो सके। वैसे आपस की बात है कि जो ये लोग 7 दिन भी काम करते हैं अगर, तो तब भी वो कितने देर का काम होता है और कितना का आवाम का सरकारी दफातर में भला हो रहा होता है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो बहरहाल ये 4 दिन का कर दिया उन्होंने, चले ठीक हो गया। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनाब जितने भी एक्स्ट्रा अखराजात वगैरह होंगे उनको भी मिनिमाइज़ किया जाएगा वगैरह वगैरह। बाकी बस इस तरह की बातें थी, लेकिन कोई ऐसा ठोस हमें प्लान नज़र नहीं आया कि जिससे हमें ये पता चले कि जो गवर्नमेंट है उसके पास फ्यूल की प्राइस को कम करने या जितनी कम से कम हो चुकी है वहीं तक रोकने का क्या आगे प्लान है, वो हमें नज़र नहीं आया। सिवाय शहबाज शरीफ साहब की जज्बाती गुफ्तगू के कि जनाब मैंने दिल पर पत्थर रख के जो है वो पेट्रोल प्राइस बढ़ाए और मेरा दिल कह रहा था कि नहीं बढ़ाओ, दिमाग कह रहा था कि बढ़ाने पड़ेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन फिर अल्टीमेटली मैंने बढ़ा दिए बड़ी मुश्किल से। अभी भी मैंने 100 रुपया जो मुझे कहा गया था बढ़ाने के लिए वो नहीं किया, बल्कि मैंने आधी कीमत जो है वो आवाम पर मुंतकिल की है। तो आगे भी मेरी कोशिश है कि मैं ना ये होने दूं, लेकिन हालात ऐसे ही हैं कि लग रहा है कि ये हो जाएगा। एक ही सांस में ये बात कह रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि आगे, अब भाई अगर आप मेजर्स ले रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जी इन मेजर्स के बाद हम जो है वो पेट्रोल प्राइस को कंट्रोल कर सकेंगे, तो फिर आप इस बात पे तो कम से कम कायम रहें कि अब आगे फर्दर नहीं बढ़ेंगे। साथ ही जो अगली खबर इस वक्त आ रही है वो ये है कि ओगरा ने मज़ीद 73 रुपये पेट्रोल प्राइस के ऊपर बढ़ाने की समरी जो है वो अरसाल कर दी है और डीज़ल में इससे भी ज़्यादा पैसे। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये 73 नहीं भी बढ़ाएंगे, आधे भी बढ़ाएं, तो फिर बात कहाँ जाती है।
वैसे आपस की बात है, जो अभी डे क्लोज हुआ है तो आलमी मंडी में पेट्रोल प्राइस थोड़े गिरे हैं। जो एकदम सुबह में एक राइज नज़र आया था तो वो अब दोबारा से तकरीबन $25 जो है वो नीचे आया है प्राइस। तो इस लिहाज से ये तो ऊपर नीचे चल रहा है मामला, लेकिन इन्होंने अपना जो है वो फुल प्रोग्राम ऑन रखा हुआ है कि पेट्रोल के चक्कर में अपना जो हमारा टैक्स कलेक्शन का हदफ था, जो कि कम हासिल किया था FBR ने, उसको ये ढांचा अपना पूरा करने के चक्कर में। और ये बात सिर्फ पहले तो मीडिया पर्सनस कह रहे थे, अब ये बात खुद हुकूमती इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी साहिबा ने भी कह दी है कि जनाब ये बेसिकली इनका जो शॉर्टफॉल था टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में, उसको इन्होंने इस तरीके से पूरा किया है। तो ये इतना ऑब्वियस है कि ये डाका सीधा सीधा मारा गया है ताकि बस अपना जो हदफ है वो पूरा करके IMF को दिखा दिया जाए कि देखें जी हमने टैक्स हदफ पूरा कर लिया है। दूसरी तरफ जो इनके इकदामात हैं उसमें कोई ऐसी सॉलिड बात नज़र नहीं आ रही जिससे कोई अवाम को रिलीफ मिलता नज़र आए। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने जो इकदामात उठाए हैं उन्होंने भी ये किया है। सबसे पहला जो उनका वार होता है वो तालीम पे होता है। सबसे पहले मतलब वो कहते हैं कि जी अगर हम नहीं पढ़े लिखे तो कोई किसी और को भी हक नहीं है पढ़ने का। तो सबसे पहले वो कहेंगे जी कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटियाँ सब बंद कर दो, तालीमी इदारे बंद कर दो। आज मैं सुन रही थी ईरान के इस हाफी को, वहाँ पे सब नॉर्मल चल रहा है, पेट्रोल प्राइस में ₹1 का इजाफा नहीं हुआ। चले जी वो तो आप कह लें कि जी तेल तो उनके घर से निकलता है तो वो क्यों पेट्रोल प्राइस बढ़ाएंगे। बिजली की प्राइस में ₹1 का इजाफा नहीं हुआ। कोई वहाँ पे आप देख लें कि ज़िंदगी जो है वो ऐसे नहीं कर रहे कि जनाब सारे छुप के घरों में बैठ गए हैं, कोई स्कूल नहीं जा रहा, कोई मार्केट नहीं जा रहा। बॉम्ब्स हो रहे हैं, चल रहे हैं सारा कुछ, लेकिन उनकी वो अपनी जो बाकी लाइफ रूटीन है वो काम कर रहे हैं जाके। और तो और मैं हैरान होती हूँ कि उन लोगों में खौफ नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि आज लाखों की तादाद में ये जो ईरानियंस थे ये बाहर निकले हुए थे, जो नए इनके सुप्रीम लीडर मुंतखब हुए हैं उनको वेलकम करने के लिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग कितनी जिंदा दिल कौम है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि आपको पता है कि आसमान से किसी भी वक्त किसी भी तरफ से एकदम कोई मिसाइल आके गिरेगा, कोई बम मार के चला जाएगा आपको, कोई आपको जहाज़ जो है आके निशाना बना लेगा, कुछ भी हो जाएगा। और फिर भी ये लोग इतनी बड़ी तादाद में वहाँ इकट्ठे होके खड़े हो जाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बड़ी एक गैदरिंग है और उसके ऊपर कोई खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या हो तो क्या सूरत हाल बनेगी। लेकिन खौफ नहीं है उनमें। तो ये एक चीज़ आपको बताती है कि आपको खौफ के बुत तोड़ने पड़ते हैं, ठीक है। वो बात इमरान खान साहब की जो है आ जाती है जहन में कि जो वो बात कर रहे थे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि खौफ के बुत तो उन्होंने उधर तोड़े हुए हैं देखा जाए तो, क्योंकि डर खौफ नहीं है उनमें। वो ये नहीं सोच रहे कि हमारे सामने जो दुश्मन है वो कितना ताकतवर है और हमने डर के घरों में दुबक के बैठ जाना है। वो लड़ने के लिए तैयार हैं, सड़कों पर सीने चौड़े करके घूम फिर रहे हैं। हमारे वाले तो बेचारे जिसको कहता है ना कि डर खौफ के मारे बैठ जाते हैं कि भाई हम क्या करें। बाहर निकलते हैं तो लोग पर्चे कर देते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, तो फिर वो ये वाली सूरत हाल बन जाती है। लेकिन बहरहाल खैर हमारे लोगों ने भी बहुत कुछ सहा है। अच्छा जी, अब जो मैं बात कर रही थी कि जी स्कूल कॉलेज तालीमी इदारे बंद, अब मुझे सबसे पहले इस बात पे हैरानी होती है कि इनकी पॉलिसीज़ कितनी अनक्लियर होती हैं। एक तरफ आप ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जी स्कूल कॉलेज तालीमी इदारे बंद, साथ ही कह रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो एज़ पर शेड्यूल जारी रहेंगे। भाई अब इस वक्त आपको पता है बहुत से स्कूल्स में एनुअल जो हैं वो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं बच्चों के, और कुछ जगहों पे जहाँ पर जून तक की क्लासेस होती हैं वहाँ पे कुछ मिड टर्म्स के एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे हैं, सेकंड टर्म के। तो वहाँ पर अब आप कह रहे हैं कि स्कूल बंद है लेकिन एग्ज़ाम हो रहे हैं। अब बच्चे क्या घर से बैठ के एग्ज़ाम देंगे? तो ये कोई बात सेंसिबल है कि जी एग्ज़ाम होंगे लेकिन जी स्कूल कॉलेज बंद है? कोई क्लैरिटी नहीं है कि भाई इस बात का क्या मतलब है। मेरे अपने बच्चों के स्कूल में एग्ज़ाम हो रहे थे, रात 10 बजे तक मैं तैयारी करवा रही हूँ, फिर 10 बजे के करीब जहाँ के कहीं स्कूल का नोटिफिकेशन आता है कि जी सुबह ऑनलाइन क्लास होगी, एग्ज़ाम नहीं होगा। अच्छा, फिर ऑनलाइन के रोले जो हैं वो एक अलग हैं, वैसे उसके ऊपर तो एक अलग से मैं व्लॉग करना चाहती हूँ कि जो स्कूल कमा रहे हैं, मतलब है कि सही चांदी तो स्कूलों की है। सारा साल, पूरे साल 12 महीने पैसे फुल, फीस फुल, ठीक है। लेकिन आप उनके जो एक्सपेंडिचर्स देखें तो टोटल जो अगर आप पूरे साल का ख़र्चा लगाएं तो मुश्किल 4 महीने तो सीधे सीधे, मतलब 1 महीना सर्दी और 3 महीना गर्मी, 4 महीने तो आप वैसे ही निकाल दें बीच में से कि बच्चों ने स्कूल ही नहीं जाना।
और बाकी जो फिर आप हफ्ते इतवार की छुट्टियाँ, नेशनल हॉलीडेज़, ईद की छुट्टियाँ, और फिर ये जो स्मॉग की छुट्टियाँ आ जाती हैं बीच में, फिर कोई स्प्रिंग की छुट्टियाँ आ जाती हैं बीच में, फिर कोई जंग की छुट्टियाँ आ जाती हैं, फिर कोई किसी और कोई पहले किसी कोई वबाई मर्ज़ की छुट्टियाँ आ गई, कभी कुछ, वो करते कराते वो मेरा ख्याल है मुश्किल से कोई चंद 3-4 महीने ही मुश्किल से होते हैं जो बच्चे स्कूल जा पाएँ, और नया स्यापा फिर ऑनलाइन क्लासेस का शुरू हो जाता है। लेकिन पैसे वो फ़ीस पूरी लेंगे, उसमें आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी। अब आप देखिए कि जब आप फ़ीस देते हैं उसमें हर चीज़ की कंट्रीब्यूशन होती है ना, कि ज़ाहिर है बिजली का बिल होता है, बिल्डिंग का मेंटेनेंस का खर्चा है, टीचर्स के, मुलाजमीन के, स्टाफ के अखराजात हैं, तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन जब आप स्कूल ही नहीं बच्चों को जा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तमाम वो खर्चे नहीं हो रहे, तो वो सारी बचत सीधी जो है वो स्कूल के ओनर्स के पास जा रही है। उन्होंने मैक्सिमम क्या करना है, टीचर्स को तनख्वाहें दे देनी है, ना उनको बिजली के बिल भरने की ज़रूरत, ना कोई उनको जो है वो बाकी स्टाफ के और बाकी अरेंजमेंट्स के कोई पैसे देने की ज़रूरत। तो वो सारा फ़ायदा है उनका। और इधर पेरेंट्स के लिए सिर्फ निरा स्यापा ही है, क्योंकि उन्होंने पैसे भी फुल भरने हैं और उसके साथ साथ उन्होंने जो है बच्चों को पढ़ाना भी खुद ही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में छोटे बच्चे तो उस तरह से बेचारे एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे, तो साथ पूरा ध्यान दे के बैठना पड़ता है, उनको साथ एडजस्ट कराना पड़ता है, तो वगैरह। तो ये सबसे पहले तो इन्होंने ये काम करना होता है, और उसके बाद फिर वो बातें हैं कि जी हम हॉर्स एंड कैटल शो जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, 50% जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, फ्यूल वगैरह जो एक्स्ट्रा फ्री मिलता है ये वो। चले, ये तो ऐसे अच्छी चीज़ है कि आपने ये ख़त्म किया, फ्यूल वगैरह इस पर तो सारे ही कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो ये मुस्तकिल बंद होना चाहिए और टोटल 0% ख़त्म होना चाहिए। भी किस चक्कर में इनको फ्री में जो है वो इतने इतने फ्यूल्स जो हैं वो मिल रहे हों। तो ये चीज़ें इन्होंने की हैं पंजाब गवर्नमेंट ने। लेकिन ये नहीं बताया मरीम नवाज़ साहिबा ने कि अपने जहाज़ के बारे में उन्होंने क्या फ़ैसला किया है। वो उसी तरह परवाज़ करता रहेगा या फिर उसको भी फ़िलहाल रोक दिया जाएगा कि चूँकि क्राइसिस बड़ा चल रहा है तो जी एनर्जी सेविंग हो। एक खबर वैसे ये भी बड़ी दिलचस्प चल रही है आज के वियना में मरीम नवाज़ साहिबा का जहाज़ जो है वो चंद दिन पहले पहुँचा है, वहाँ पे वो उसने ट्रैवल किया है, ये खबर चल रही है। और मतलब इसमें ये नहीं कोई पूरी खबर बता रहा कि मरीम नवाज़ साहिबा क्या ख़ुद वियना गई हैं या उनके जहाज़ पे कोई और गया है, और क्या जहाज़ जो है वो वहीं पर मौजूद है, किस मकसद के लिए जहाज़ गया ये नहीं पता, लेकिन ट्रैवल उसका जो है वो शो हो रहा है। तो इसके ऊपर जो है वो काफ़ी चहमगोहियाँ हो रही हैं कि आखिर ये जहाज़ वहाँ पे कैसे गया। ये उस दिन की बात है जिस दिन पेट्रोल प्राइस बढ़े हैं, उससे अगले दिन ये जहाज़ वियना गया। बहरहाल मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है वो ख़ुद भी ट्वीट करके इसके ऊपर बता दिया। और उसके बाद फिर मज़े की बात ये, जो एक और चीज़ मैं नोटिस कर रही थी कि बहुत सारे हमारे सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो आके तारीफ़ें, वाह 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 मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है वो फ्रंट से लीड करते हुए ये इक़दाम कर दिए, वो इक़दाम। हालांकि उससे एक दिन पहले सुहेल आफरीदी साहब इससे ज़्यादा इक़दाम का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया ऑनलाइन मीटिंग्स होंगी, हालांकि उन्होंने स्कूल्स बंद नहीं किए जो कि उनका एक अच्छा फ़ैसला है। और उसके साथ उन्होंने जो दीगर ये थी कि तमाम एक्सपेंडिचर्स वगैरह वो एक्स्ट्रा ये वो ख़त्म करेंगे, और साथ में उन्होंने ये भी बल्कि कहा कि हम मोटरसाइकिल वालों को साथ में सब्सिडी भी देंगे, तो उन्होंने ये भी उसमें एक्स्ट्रा है। उसके ऊपर नहीं उन लोगों ने ट्वीट ठोके कि हाँ भाई ये सुहेल आफरीदी ने अच्छा किया है इसके ऊपर, उस पर नहीं। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा के लिए फ़ौरन तारीफ़ी ट्वीट्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल वो तो आप छोड़े, जो इनके ज़ाहिर है कि हिसाब किताब है उसमें तो यही कुछ चलता है। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की जो खिताब में एक और इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये कि शहबाज शरीफ साहब ने ईरान इसराइल जंग के हवाले से बात करते हुए ये तो मजम्मत की कि ईरान पर जो इजरायली अटैक हैं, लेकिन उसमें अमेरिका का नाम नहीं लिया। हालांकि उसमें सिर्फ अकेले इसराइल ने तो नहीं अटैक किया था, ज़ाहिर है अमेरिका उसमें शामिल है। लेकिन बहरहाल अपने फेवरेट डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिनको वो सेवियर ऑफ द नेशन कहते हैं, जिनको वो नोबेल पीस प्राइज़ का हकदार समझते हैं, अब उनको बेचारे को कैसे कहें कि वो वॉर क्राइम कमिट कर रहे हैं। तो जनाब उनको उन्होंने साफ बचा लिया और कहा कि जी इसराइल ने जो अटैक किया उसके ऊपर, और फिर जो खामेनेई साहब की शहादत हुई उसके ऊपर अफसोस का इजहार कर दिया। और उसके बाद फिर बड़े पुरजोर अंदाज में जो ईरान ने रिटेलिएट किया है, ख़ासतौर पर अरब ममालिक के जो बेसिस हैं उसके ऊपर, तो उसके ऊपर जो है उन्होंने ज़ोर दे के बाकायदा मजम्मत की। इसके साथ साथ मरीम नवाज़ साहिबा हों या शहबाज शरीफ साहब हों, फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ करना तो किसी मौके पे भूलते नहीं। हालांकि यहाँ पे एनर्जी सेविंग की बात हो रही है, पेट्रोल प्राइस की बात हो रही है, तो वहाँ पर भी उन्होंने इस बात को मौके को खाली नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा दोनों ने फील्ड मार्शल साहब की भरपूर तारीफ़ें की कि जनाब ज़बरदस्त ये वो उनकी क़यादत और ब्ला ब्ला। लेकिन
अब क्या ही इस बात के ऊपर बात करें, यानी उन्होंने अपने ऊपर लाजिम किया हुआ है कि जब भी उन्होंने मुंह खोलना है तो सबसे पहले उन्होंने फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ करनी है, उसके बाद अपना मुद्दा बयान करना है। तो ये कोई इंतहाई खुशामदी किस्म का टोला जो है वो इस वक्त मुसल्लत है। लेकिन बहरहाल ठीक है, मेरे ख्याल से उन्हें होना भी चाहिए शुक्रगुजार फील्ड मार्शल साहब का। अच्छा जी, अब इससे आगे जो आज इधर से ऑपोजिशन की तरफ से ख़बरें हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जी आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, मंगल का दिन मुलाकात का दिन हुआ करता है, और एज़ यूजुअल मुलाकात का आज भी कोई इम्कान नहीं है। बहनें जाएंगी बेचारियाँ बैठ बूट के रोज़ा अफ्तार करके आ जाएंगी, लेकिन कोई ख़बर नहीं है कि किसी तरह की कोई मुलाकात कराई जाए। बल्कि देखना ये होगा कि क्या बुशरा बीबी साहिबा की फ़ैमिली से भी मुलाकात हो पाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम तो वो भी नहीं हुई थी। तो इस तरह से इमरान खान साहब के साथ जो भी हो रहा है, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, वो उससे ठीक है नहीं ठीक है, जितनी खबर है वो सिर्फ ऑफिशियल ज़राए से, जो सरकारी रिपोर्ट है उसके ज़राए से ही पता चली है। इंडिपेंडेंट ज़राए जो हैं वो कोई ऐसी खबर देने को हमें तैयार नज़र नहीं आते, क्योंकि उन बेचारों के पास है नहीं। और दूसरा, जो इमरान खान साहब की फ़ैमिली है या उनकी पार्टी के लोग हैं, ट्रस्ट वर्दी जो लोग हैं, उनमें से भी किसी ने आके कोई इस हवाले से ख़बर नहीं दी है। तो इसलिए जो पीटीआई के कारकुन हैं वो इसके ऊपर बिलीव करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो उनके लिए काबिल कबूल है या नहीं है। तो आज भी मुलाकात का इम्कान तो कोई नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है सबकी नज़रें तो होंगी अडयाला की तरफ। दूसरी तरफ पीटीआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो ये मौजूदा खित्ते की सूरत हाल है उसके ऊपर भी खुलकर इजहार ख्याल किया, जो कि मेरा ख्याल है अच्छी चीज़ है। ये ज़रूरी था कि एज़ अपोजिशन पार्टी आप अपना एक मौक़िफ़ ज़रूर सामने रखें, और उन्होंने अच्छी एक समझदाराना गुफ्तगू की। सलमान अकरम राजा साहब ने भी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी। सलमान अकरम राजा साहब ने ख़ास तौर पर ये बात की कि हमें जो है वो तमाम मुस्लिम ममालिक में इस कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने की कोशिश की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी की तरफ खड़े होकर किसी के ख़िलाफ़ महाजराई करें। ये किसी तरह भी पाकिस्तान के फ़ायदे में नहीं है, और इसे हमें करना ही नहीं होगा। हमें ये करना है कि हमें किसी भी तरह कोशिश करनी है कि जो इज़राइल और अमेरिका का प्लान है कि जो इत्तेहाद है मुस्लिम ममालिक का वो ख़त्म हो, उसको हमें बिल्ड करना है। और यही पाकिस्तान का मकसद था कि बनाने का, कि वो तमाम आलम इस्लाम के लिए जो है वो एक किला बन जाए। तो ये रोल हमें प्ले करना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी को कसूरवार ठहराएं या किसी की साइड लें। तो वो क्लियरली ऐसा लग रहा था कि जो ये बातें हो रही थी कि सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहिदा है उसके तहत पाकिस्तान को कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा, तो उसके ऊपर उन्होंने अपने अच्छे अंदाज के साथ बात की और अपना मौक़िफ़ दिया है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने इस बात पे ज़ोर दिया कि इमरान खान साहब की रिहाई होनी चाहिए, वो इस सिलसिले में कौम को यकजा भी करें, और इस वक्त जो है मुल्क में एक यकजहती की फ़िज़ा बड़ी ज़रूरी है, और वो इमरान खान के बगैर नहीं हो सकती। वैसे ये लोग तो बहुत बात कर रहे हैं कि इस तरह के माहौल में कम अज़ कम आप इमरान खान साहब से मुलाकातें बहाल कराएं, कुछ चीज़ें में बेहतरी आए, लेकिन मुझे इनसे 1% भी उम्मीद नहीं है कि ये इस तरफ कोई जाएंगे। लेकिन ये बातें अब काफ़ी खुलकर सामने आ चुकी हैं कि बेसिकली ये जो सारी गेम है उसमें हत्तुल इम्कान कोशिश है कि मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ पड़े। अब तो खुल के लिंडसे ग्राहम जो आपको पता है सेनेटर हैं, उनकी तरफ से बाकायदा ये ट्वीट किया गया, और उन्होंने बाकायदा प्रोवोक किया है सऊदी अरेबिया को कि जनाब आप ईरान के ऊपर क्यों अटैक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो बाकायदा नाराज़गी का इजहार किया है कि भाई हम क्यों आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके ऊपर वो हमले कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं उनके ऊपर अटैक कर रहे। तो वो इस पर बाकायदा उनके साथ जो है नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और उकसा रहे हैं। तो इससे और वाज़ेह हो जाती है ये चीज़ कि बेसिकली इज़राइल हो या अमेरिका, इनका मकसद ये है कि आपस के ये ममालिक लड़ मरें, ताकि इज़राइल के लिए जो है वो बिल्कुल क्लियर मैदान हो जाए। और अभी तक खलीज के ममालिक ने अच्छी हिकमत अमली और सब्र का मुजाहरा किया है। उन्होंने नहीं कोई रिटेलिएट किया, ईरान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन ये कितनी देर ऐसा रहेगा ये देखना होगा, क्योंकि दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि हम अभी ये अटैक्स जारी रखेंगे। जो अभी नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हुए हैं उनकी तरफ से आप देखें कि ये बात की गई है कि जनाब हम तो जो खलीज के ममालिक हैं उनकी जो बेसिस हैं अमेरिकन, उनके ममालिक के अंदर, उसके ऊपर हम अपने अटैक्स जारी रखेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर कोई आलमी मईशत का बहरान बनता है तो बने, अच्छा है कि फिर ये लोग जो हैं उनके ऊपर प्रेशर डालें कि भाई ये आपने एक गलत पंगा लिया है, ये गलत जारियत ली है। तो वो तो इस चीज़ के ऊपर क्लियर है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ईरान इस तरफ से कोई रुकावट
आने देगा, ये उनकी तरफ से मिसाइल्स तो लगता है कि जारी रहेंगे अमेरिकन बेसिस के ऊपर। दूसरी तरफ जो सऊदीया है उन्होंने अमेरिकन बेसिस जो अमेरिका ने सऊदी अरब में जो अपने अमेरिकन फ़ौजी हैं और जो सफारती अमला है उसको वहाँ से वेकेट करने के लिए कह दिया है। तो उससे भी ये अंदाज़ा हो रहा है कि कहीं कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्लान तो नहीं है कि इजराइल कोई जानबूझकर सऊदी अरब में ऐसी जगह को हिट करे कि जहाँ पर फिर सऊदी अरब भी कहे कि ये तो कोई अमेरिकन बेस भी नहीं थी और उसको भी रिटेलिएट करना पड़े, तो वो पाकिस्तान की तरफ भी देखे। तो ये एक खुदा न खासा खदशात जन्म ले रहे हैं कि ये सारी सूरत हाल तो नहीं है जो उन्होंने पहले से इवैक्यूएट करने का कह दिया। और दूसरी तरफ ये भी मुमकिन है कि सिर्फ इसलिए उन्होंने कहा हो कि चूँकि ईरान की तरफ से अटैक्स हो रहे हैं तो वो अपने सोल्जर्स को सेव करना चाहते हों या अपने एम्बेसडर्स और जो सफारती अमला उनको सेव करना चाहते हो, इसलिए उन्होंने कहा है। लेकिन भाई बात ये है कि फिर आप अपने आप को अगर सेव कर रहे हैं तो फिर उनकी सिक्योरिटी कहाँ गई? आप तो कह रहे थे कि आप उनकी सिक्योरिटी करेंगे, तो फिर अब आप में दम नहीं है क्या कि आप वहाँ से भागते फिर रहे हैं, मुख्तलिफ जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ से जा रहे हैं, तो फिर आपने इतने उनसे मुआहदे किस चक्कर में किए हुए थे सिक्योरिटी के? तो ये तो सवाल उठेंगे फिर कि आपको तो अपनी पड़ गई है, आपने उनको क्या बचाना था। तो बहरहाल ये जो इस वक्त का क्राइसिस है बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान में जो सिचुएशन है उससे लग रहा है कि अल्लाह ना करे, लेकिन उसके असरात सबसे पहले हमारे ऊपर नज़र आ रहे हैं और किसी मुल्क पर आए ना आए। हमारे बेचारे गरीब आदमी का कचूमर ज़रूर निकला पड़ा है। और अभी फर्दर अगर ये जैसे कि समरी आ गई है, इससे तो लग रहा है कि मज़ीद फ्यूल प्राइस बढ़ेंगे, तो फिर आप सोचें कि सूरत हाल किधर जाती हुई नज़र आती है। बाय द वे ये भी मैं आपको याद दिला दूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक जो नए लीडर मुंतखब हुए हैं, सुप्रीम लीडर, उनको मुबारकबाद भी नहीं दी। तो अब सवाल ये भी है कि क्या ये महज इत्तफाक है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें यह नया लीडर मंजूर नहीं है, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने भी अभी तक उनको मुबारकबाद नहीं दी। तो क्या ये महज इत्तफाक है या ये कोई एक म्यूचुअल स्ट्रैटेजी है? मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।